मित्रों नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ मैं गिरजेश कुमार। मित्रों आज का वीडियो जूलियस सीजर नाटक पर आधारित है, जो इस प्रकार से है। जूलियस सीजर की कहानी पहला फोलियो शीर्षक जिसका है द ट्रेजेडी ऑफ इवलिस सीजर, जिसे अक्सर जूलियस सीजर के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। विलियम शेक्सपियर द्वारा पहली बार 1599 में प्रदर्शित एक ऐतिहासिक नाटक और त्रासदी है। नाटक में ब्रूटस जूलियस सीजर की हत्या करने के लिए कैसियस के नेतृत्व में एक साजिश में शामिल हो जाता है ताकि उसे अत्याचारी बनने से रोका जा सके। सीजर का दाहिना हाथ एंटनी साजिशकर्ताओं के खिलाफ शत्रुता भड़काता है और रोम एक नाटकीय गृहयुद्ध में उलझ जाता है। मित्रों इस नाटक में पात्रों का परिचय इस प्रकार है। जूलियस सीजर सीजर की मृत्यु के बाद विजयी होता है। ऑक्टेवियस सीजर मार्क एंटनी लेपिडस सीजर के विरुद्ध षड्यंत्रकारी होता है। मार्कस ब्रूटस जिसको ब्रूटस के नाम से जाना जाता है, कैसियस कास्का, डेसियस ब्रूटस, सिन्ना, मेटलस सिम्बर, टेबोनियस, कैसियस, लिगारियस, ट्रिब्यून्स, फ्लेवियस, मैरुलस रोमन सीनेटर होता है। सिसरो, पब्लियस, पोविलियस, लीना और नागरिक होते हैं। कैलिफोर्निया सीजर की पत्नी होती है। पोर्सिया ब्रूटस की पत्नी होती है। भविष्यवक्ता ऐसा व्यक्ति जिसे भविष्य में भविष्यवाणी करने के लिए सक्षम माना जाता है। आर्टेमिडोरस निडोस का सोफिस्ट होता है। सिन्ना कवि होता है। मोची और बढ़ई होते हैं। कवि माना जाता है कि यह मार्कस फेबोलियस पर आधारित है। जूलियस ब्रूटस का परिचारक होता है। ब्रूटस और कैसियस के प्रति वफादार भी होता है। टिटिनियस यंग केटो पोर्सिना का भाई होता है और मिसाला संदेशवाहक होता है। बरस, क्लिटस, क्लाउडियो, डार्डेनियस, स्टेटो और ल्यूनिसियस, फ्लेवियस गैर बोलने वाली भूमिका में रहता है। लेबियो गैर बोलने वाली भूमिका में रहता है। पिंडरस कैसियस का बंधुआ होता है यानी गुलाम होता है और अन्य के रूप में सीजर का नौकर, एंटनी का नौकर, ऑक्टेवियस का नौकर और मैसेंजर के रूप में अन्य सैनिक, सीनेटर, प्लेबियन और परिचारक होते हैं। मित्रों नाटक की शुरुआत दो ट्रिब्यून्स रोम के नियुक्त नेता अधिकारी होते हैं के साथ होती है, जिसमें रोम के आम लोग जूलियस सीजर की अपने सैन्य प्रतिद्वंदी पोम्पी के बेटों को हराकर विजयी वापसी का जश्न मनाते हुए आते हैं। ट्रिब्यून्स पोम्पी से सीजर के प्रति वफादारी में बदलाव के लिए भीड़ का अपमान करते हुए उत्सव को समाप्त करने और आम लोगों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो अपमान का बदला लेते हैं। लुर्पकस की दावत और दौरान सीजर एक विजयी परेड आयोजित करता है और एक भविष्यवक्ता उसे मार्च की बुराइयों से सावधान कर रहने के लिए चेतावनी देता है, जिसे वह नज़रअंदाज कर देता है। इस बीच कैसियस ब्रूटस को समझाने का प्रयास करता है। सीजर को मारने की उसकी साजिश से शामिल होने के लिए होती है। हालांकि सीजर के प्रति मित्रतापूर्ण ब्रूटस उसे मारने से झिझकता है, लेकिन वह इस बात से सहमत होता है कि सीजर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। फिर उन्होंने कैस्का से सुना कि मार्क एंटोनी को 3 बार रोम का ताज देने की पेशकश की गई। कास्का उन्हें बताया कि हर बार सीजर ने बढ़ती अनिच्छा के साथ उसे अस्वीकार कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि देखने वाली भीड़ जोर देगी कि वह ताज स्वीकार कर ले। वह वर्णन करता है कि कैसे भीड़ ने ताज से इनकार करने के लिए सीजर की सराहना की और इससे सीजर कैसे परेशान हो गया। मार्च के ईद की पूर्व संध्या पर षड्यंत्रकारी मिलते हैं और खुलासा करते हैं कि उन्होंने ब्रूटस को शामिल होने के लिए लुभाने के लिए रोमन लोगों के समर्थन के जाली पत्र बनाए हैं। ब्रूटस पत्रों को पढ़ता है और बहुत नैतिक बहस के बाद साजिश में शामिल होने का फैसला करता है, यह सोचकर कि अगर सीजर को कभी ताज पहनाया जाता है तो रोम के लोगों के खिलाफ कुछ भी करने से रोकने के लिए उसे मार दिया जाना चाहिए। भविष्यवक्ता के साथ साथ अपनी पत्नी कैलिफोर्निया की पूर्व सूचनाओं को नज़रअंदाज करने के बाद सीजर सीनेट में जाता है। साजिशकर्ता मेटलस सिम्बर के निर्वासित भाई की ओर से एक फर्जी याचिका लेकर उसके पास पहुंचता है। जैसे ही सीजर ने अनुमानतः याचिका को अस्वीकार कर दिया, कैस्का और अन्य ने अचानक उसे चाकू मार दिया। ब्रूटस अंतिम है। इस बिंदु पर सीजर प्रसिद्ध पंक्ति ए टू ब्रूट का उच्चारण करता है और आप ब्रूटस यानी कि आप ही ब्रूटस हैं ये कहता है। फिर उसके साथ ये जो है लड़ाई करता है और इस तरह से इसका समापन कर देता है। षड्यंत्रकारी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने रोम की भलाई के लिए एक तानाशाह को रोकने के लिए हत्या की। वे घटनास्थल से भागने का प्रयास न करके यह साबित करते हैं। ब्रूटस अपने कार्यों का बचाव करते हुए एक भाषण देता है और फिलहाल भीड़ उसके पक्ष में है। हालांकि एंटनी सीजर की लाश पर एक सूक्ष्म और वाकपटु भाषण देते हुए, जिसकी शुरुआत बहुप्रतीक्षित दोस्तों रोमन देशवासियों से की थी, मुझे अपने कान
उधार दे दो, ऐसा वो कहता है। इस तरह से वह चतुराई से आम लोगों की भावनाओं से छेड़छाड़ करके हत्यारों के खिलाफ जनता की राय बदल देता है ब्रूटस के भाषण के तर्क संगत स्वर के विपरीत फिर भी उसके आलंकारिक भाषण और इशारों में एक विधि है। वह उन्हें सीजर द्वारा रोम के लिए किए गए अच्छे कार्यों, गरीबों के प्रति उसकी सहानुभूति और लुपर्कल में ताज से इनकार करने की याद दिलाते हैं। इस प्रकार सीजर की महत्वाकांक्षा के बारे में ब्रूटस के दावे पर सवाल उठाया जाता है। वह भीड़ को आंसू बहाने और अपने गिरे हुए नायक के प्रति सहानुभूति पाने के लिए सीजर का खूनी बेजान शरीर दिखाता है और उसे अपने सीजर की वसीयत की भी पढ़ता है, जिसमें प्रत्येक रोमन नागरिक को 75 ड्राहम प्राप्त होता है। एंटनी इसके खिलाफ अपने इरादे बताते हुए भी भीड़ को षड्यंत्रकारियों से भगाता है। हिंसा के बीच एक निर्दोष कवि सिन्ना साजिशकर्ता लूसियस सिन्ना के साथ भ्रमित है और भीड़ उसे पकड़ लेती है, जो उसकी बुरी कविताओं जैसे अपराधों के लिए उसे मार डालती है। ब्रूटस ने रिश्वत लेकर राजहत्या के नेक कार्यों को कथित रूप से गंदा करने के लिए कैसियस पर अगला हमला कर दिया। क्या महान जूलियस ने न्याय के लिए खून नहीं बहाया? किस खलनायक ने उसके शरीर को छुपाया? जिससे किसने चाकू मारा और न्याय के लिए क्यों नहीं उसे मारा? दोनों में मेल मिलाप हो गया, खासकर जब ब्रूटस ने खुलासा किया कि उसकी प्यारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और रोम से उसकी अनुपस्थिति का तनाव वहां पर उत्पन्न हो गया। वे एंटनी और सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियस के खिलाफ गृह युद्ध की तैयारी करते हैं, जिन्होंने लेपेडियस के साथ रोम में एक त्रिमूर्ति का गठन किया। उस रात सीजर का भूत हार की चेतावनी के साथ ब्रूटस के सामने प्रकट होता है और फिलिपी की लड़ाई में कैसियस और ब्रूटस यह जानते हुए कि शायद वे दोनों मर जाएंगे, एक दूसरे को देखकर अपनी आखिरी मुस्कान बिखेरे और हाथ पकड़ लिए। लड़ाई के दौरान कैसियस ने अपने सबसे अच्छे दोस्त टिटिनियस की पकड़े जाने की खबर सुनकर अपने नौकर से उसे मरवा दिया। टिटिनियस, जिसे पकड़ा नहीं गया, कैसियस की लाश देखता है। उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि ब्रूटस लड़ाई के उस चरण में जीत जाता है, लेकिन उसकी जीत निर्णायक नहीं होती। भारी मन से ब्रूटस अगले दिन फिर से लड़ता है। वह अपने दोस्तों से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन दोस्त मना कर देते हैं। वह हार जाता है और एक वफादार सैनिक द्वारा पकड़ी गई अपनी तलवार के सहारे आत्महत्या कर लेता है। मित्रों, नाटक एंटनी द्वारा ब्रूटस को श्रद्धांजलि के साथ समाप्त होता है, जो घोषणा करता है कि ब्रूटस उन सभी में सबसे महान रोमन रहा है, क्योंकि वह एकमात्र साजिश करता था जिसने रोम की भलाई के लिए अपने दिमाग से काम किया। इसके बाद एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच मनमुटाव का एक छोटा सा संकेत होता है, जो शेक्सपियर की अन्य रोमन नाटकों एंटनी और क्लियोपात्रा की विशेष दर्शाता है। मित्रों, इस प्रकार से इस दुखांत नाटक का समापन हो जाता है। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो टीजीटी एग्ज़ाम पर बेस्ड है और यदि आपको इससे कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।